हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSSC पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान को देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे और उनको देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और किस किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए हुए हैं और किस आर्टिकल का विषय क्या क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1। इसके अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं जिनका राज्य किसी भी कानून के निर्माण में प्रयोग करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसके अंतर्गत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है अनुच्छेद 40। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति
का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इसका वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी है। तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ज्वाइंट सीटिंग जिसे बोलते हैं, तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है, 108 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, जिसको आम भाषा में बजट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध दिया गया है। तो धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 117 में है। अनुच्छेद 122 में है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में, अर्थात जब वह संसद सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो अध्यादेश की जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात रिव्यू की शक्ति को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जिसे कैग के नाम से जाना जाता है। तो कैग का प्रावधान आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। तो राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान आर्टिकल 165 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है।
अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 241, इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 243 ख, इसका संबंध पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 झ, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 थ, नगरपालिकाओं का गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य क, नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य घ, जिला योजना के लिए समिति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य झ, सहकारी समितियों का निगमन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान 249 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अनुच्छेद 262, यह अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है। तो अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए न्याय निर्णय का व्यवस्था आर्टिकल 262 के अंतर्गत किया गया है। अगला है अनुच्छेद 263, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267, भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है, फाइनेंस कमीशन से। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसका प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 324 से। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब खत्म कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 332, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333, इसके अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसित कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 338, इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत। अनुच्छेद 338 का इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। आर्टिकल 340, इसका संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंध में है।
अनुच्छेद 343 यह संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। इस संबंध में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 360। अगला है अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाली वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के और अन्य पहलुओं को देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।